वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। ज़रा रुख करते हैं आज किचन का, और आज ख़ास तौर पे घरों में भी सारी ही आज अटेंडेंस पूरी है, लोग बाहर नहीं निकले हैं कई घरों में, तो ज़रूरी ये भी है कि ज़रा मनपसंद की चीज़ें बन रही हों। अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज तो जी बड़ी रश और रौनक है यहाँ पे। पहले चिकन बन रही थी, फिर स्लाइसेस भी मौजूद हैं, फिर बेचारे आलूओं के साथ भी जुल्म हुआ हुआ है। क्या हो रहा है असल में ये है कि जैसे हालात हैं बाहर, आपको पता है स्ट्राइक की कॉल, सारे घर पे हैं, और दूसरी ये कि ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ें ना मिल रही हों जो आपने सोचा हो, वो ना प्लान कर पा रहे हो, तो इसलिए जल्दी से अपने फ्रिज में देखिए और अपने घर में देखिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे पास दालें थी, मैंने फटाफट हलीम चढ़ा दी है। अच्छा जी, आपको आज चिकन की हलीम मिलेगी यहाँ पर। इतनी जल्दी? अच्छा, मैं घर में जब भी अटेम्प्ट किया है हलीम में काफ़ी टाइम लगता है, और मेहनत तलब इसलिए भी होता है कि रोज़े की हालत में घोटा लगाना करना, तो अच्छा, मैं बड़ी क्विक रेसिपी दूंगी हलीम की, आप लोगों ने सिर्फ फॉलो करना है, क्योंकि ये रेसिपी कार्ड पे नहीं होगी। आज सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स मैं खुद बताऊंगी। बस होता क्या है, हम दालें, चारों दालें, चावल, चना और सिर्फ दलिया अलग उबालते हैं। तो ये 3 पोर्शंस उबलते हैं, दालें, चना और चावल और दलिया अलग, ये 3 हिस्सों में उबलते हैं। उबालने के बाद आप उसे पीस लेते हैं। सही हो गया। जो भी गोश्त है आपका, उसको भून कर आप उसको अलग उबाल लेते हैं। बस एक चीज़ कीजिएगा, जो बहुत लस्से वाली हलीम है उसका तरीका ये है कि दलिया और चावल के साथ अगर उसे एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया या कूट लिया तो वो उसका लस्सा नहीं ख़त्म होता, मतलब जो एक रेशा है ना वो नहीं ख़त्म होता, वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये बड़ी क्विक रेसिपी है। उसके साथ हमारे पास ऑल पर्स है, वरना जैसे अक्सर लोग कहते हैं बाहर की हलीम में तो रस्सी डाली भी होती है, तो अगर आपको वही चाहिए, लच्छे चाहिए, तो इन दी एंड ज़रा देखें इधर उधर कोई रस्सी पड़ी होगी, उसको तोड़ें, उसके रेशे डाल दें। मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ मुझे। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ऑल पर्स है UHT ट्रीटेड, और 28 क्वालिटी टेस्ट के साथ के होने के बाद हमारे पास आता है, ये पास होता है जनाब जी। और सबसे बड़ी बात है, इसका इकोनॉमी पैक भी है 50 रुपए का, घर में लाइए, बच्चों के लिए भी, और इनका फ्लेवर्ड मिल्क भी है। हाँ जी, ठीक है। तो ये इसके साथ हम मिक्स करेंगे मशरूब मशरिक को, और हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, जो आप थोड़ी सी प्लानिंग देख रही हैं, मैं बताऊंगी नहीं, आपको हमारे साथ रहना होगा और रेसिपी चेक करनी होगी। काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं जी। एक और रेसिपी में आलू भी पड़ रहा होगा, वो क्या बन रहा है? ब्रेड पकौड़ा। आपके ब्रेड पकौड़ास बन रहे हैं, हलीम बन रही है, और एक ज़बरदस्त सी ड्रिंक होगी। सलमा के पास वापस आएंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे रेसिपीज़ की। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि अगर आप हलीम जल्दी से बना लें, और ख़ास तौर पर आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की क्विक रेसिपीज़ चाहते हैं, झटपट चीज़ें चाहते हैं। वजह इसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये है जनाब कि कई लोगों के लिए ये पहला रमज़ान होगा अपने ससुराल में एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जहाँ पे अपनी सलीके शौरी, जहाँ पे अपनी सारी ट्रेनिंग और अपने सारे गुर भी दिखाने हैं, पर एट द सेम टाइम वेट भी पुट ऑन नहीं करना है, सबका ख्याल भी रखना है, सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो ज़रा आज इस पर बात करते हैं, और आज इस पर बात करने के लिए बड़े ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। हमने एक नहीं 2 शेफ़्स को बुलाया हुआ है। एक सलमा तो किचन में हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं आर वेरी फेवरेट, आर वेरी अमेजिंग शेफ़, और इसके साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त शेफ़ सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर मैं थी, हाँ। और इस साल सलमा को देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक डिफरेंट रेसिपीज आएंगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी, वैरायटी ऑफ रेसिपीज। तुम्हें सेट पे हो और तुम चूल्हे की हीट के सामने एग्जैक्टली, सुकून है मुझे। अपना अपना लगता है। जब भी मुझे आज टीवी से कॉल आती है, ऐसा लगता है कि एक मैं तो फैमिली का पार्ट ही हूँ, चाहे वो गेस्ट अपीयरेंस हो, चाहे वो आप ट्रांसमिशन करें, चाहे आप मॉर्निंग शो पे आए, वो एक मज़ा ही अलग होता है। साहब तुम्हें यहाँ पे इसलिए भी बिठाया है बिकॉज हम चाहते थे कि उन फीलिंग से तुम गुजरो ना। आज का टॉपिक है कि सास को जब पहली दफ़ा अपनी बहू को किचन हवाले करना पड़ता है तो वो कैसा फील करती है। तो आज तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारा किचन किसी और के हवाले है, खुशी हो रही है। बहू सास अगर सास आपको अपनी बहू को किचन ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर आपको कैसा लगेगा? उल्टा भी हो अगर जाता है। ऐसी सास हो तो बड़ा मजे का लगेगा कि वो बड़ी मजेदार सी एक बाउंडिंग हो जाएगी कि बहू भी बैठ के बोली कि जरा आप ये बना दे, आज मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है। ही ना दो तुम अपनी सास को ये सब कुछ देखेंगे। सास बहुत अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सहर बेग, जो हैरत से देख रही है कि इतनी खाने पीने की बात हो रही है। व्हाट अबाउट फिटनेस, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी है। तो आज हमारे साथ, एंड शी इज आल्सो ट्रेनर बाय द वे एंड अ मैराथन रनर, हमारे साथ मौजूद हैं सहर बेग। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक टू यू एज़ वेल। एंड आई एम बीइंग टोल्ड एक और मेरी बहुत अच्छी सहेली जिनसे बड़ा अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई और तशनगी रह गई है बिकॉज़ ये कोविड ने ना सारी ट्रैवलिंग का सत्यानाश कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से उरूज नासिर। अस्सलाम वालेकुम उरूज, रमज़ान मुबारक टू यू।
थैंक यू सो मच, आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपकी सेहत के लिए हमने बहुत सारी दुआएं की, क्योंकि आपको बताते चलें व्यूअर्स के हाल ही में उरूज इज़ ऑल्सो राइट नाउ रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और मैं फॉलो करती रहती हूँ, ये बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही हैं, ये भी सहरी में भी और इफ्तार में भी। लेकिन इशू ये हो रहा है, कह रही है थकन बहुत हो जाती है, वीकनेस बहुत हो जाती है आफ्टर कोविड। हाउ आर यू फीलिंग नाउ अरूज? I'm much better actually. I was absolutely fine during COVID as well. As I always say, it's all about your mind. तो मैंने उस 14 दिनों को खूब enjoy किया with all the positivity I have inside. So I was trying to take it outside. और बहुत अच्छा रहा, मगर सिर्फ एक जो चीज़ है जो ज़ाहिर है फिजिकली आप महसूस करते हो, वो यही है कि ज़रा वीकनेस होती है। मुझे बहुत सिवियर नहीं हुआ था, बट अल्लाह का एहसान है, मच बेटर। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नंबर्स हमारे पास भी बहुत हाई हैं, और इस वक्त जितने मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूटेशंस और स्ट्रेन्स नज़र आ रहे हैं कोविड के, एवरीबडी नीड्स टू बी केयरफुल। विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि पहले तो जी आम तौर पे अगर आपका पहला रमज़ान है अपने नए घर में, अपने ससुराल में, तो बड़ी दावतें होती थी, चहल पहल होती थी। कुछ दावतों के लिए आप कहते थे कि भाई घर में नहीं एंटरटेन करेंगे, बाहर चले जाएंगे। अब आप घरों में हैं तो आपको नए तरीके निकालने पड़ेंगे अपनों को अपने से करीब रखने के, लेकिन साथ साथ समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए भी। सामिया, क्या कहोगी? इस वक्त चैलेंजिंग है क्योंकि कोविड वेडिंग्स भी बहुत हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वेडिंग बिल्कुल पहले हुई है, तो पहला रमज़ान है। उन बच्चों को, उन यंग लड़कियों को क्या कहोगी? बेसिकली यहाँ पे तो बहुत ही लास्ट ईयर जब कोविड के अंदर हम थे तो बहुत सारे जो ख़वातीन थी और बच्चे और लड़कियाँ लड़के, उन सब लोगों ने किचन का रुख किया, बल्कि जब रेस्टोरेंट्स और होटल सारे बंद थे तो घर ही के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यू रेसिपीज इनोवेटिव्स हुई और क्रिएटिव क्वारंटीन कुकिंग हो रही थी। क्वारंटीन कुकिंग ऑब्वियस है कि हो रही थी। हाँ। तो उस दौरान जब लड़कियों की शादी हुई तो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना दस्तकारी वो प्रॉपर तरीके से जो है वो घर के अंदर ही खुल गई, और माँ बाप को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला कि जो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ऊपर बाकायदा जो है आपकी रेसिपीज़ आती हैं और आपने बनाई, और लोगों को ये भी पता चला कि हाँ हम बना सकते हैं, हमें इतनी मतलब एक एबिलिटी है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा जब हमारे पास एक डिफरेंट चैनल्स हैं और सोशल चैनल्स हैं जिसके ऊपर हम बैठते हैं और देखते हैं, तो लड़कियों को बहुत आसानी हो गई है। उनको जो रेसिपी उनके मियाँ या उनको लगता है कि ये रेसिपी से मैं दिल जीत सकती हूँ, मैं इस घर के अंदर अपनी जगह बना सकती हूँ, तो वो रेसिपीज़ के लिए अब अपनी अम्मी को कॉल नहीं करनी पड़ती, बस आपने जो है उसको स्क्रीनिंग टाइम देनी होती है और उसके बाद अब बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं। इस सवाल को मैं सहर के पास ऐसे लेके जाऊँगी। सहर, मुझे बताएं, आमतौर पर लड़कियाँ शादी से पहले अपनी फ़िटनेस का, अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रख रही होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ पैम्परिंग व्हिच इज़ हैपनिंग, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, नए घर में आप चले जाते हैं, तो एक तो रूटीन बहुत हेक्टिक है, एडजस्टमेंट्स आप कर रहे होते हैं। पहली चीज़ जिस पे ब्रेक लगता है वो आपका रेगुलर जिम जाना या वर्कआउट करना है, तो फिर ऐसा ऐसा वज़न भी बढ़ जाता है, ख़ासतौर पे अगर आपकी बॉडी को आदत हुई हुई है एक सर्टन साइकिल की। तो क्या मशवरा देती हो लड़कियों को, ख़ासतौर पे अगर कोई आपके पास आएगी जी शादी से पहले वज़न गिराना है, और फिर आप देखें कि शादी के बाद वो 6 महीने से गायब हुई हुई है लड़की? अच्छा, बेसिकली इसमें यह है कि what I say to my clients and everyone else is कि health is a lifestyle, ठीक है। सो अगर उसमें थोड़े अरसे के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी हो गई, आई अंडरस्टैंड कि शादी के बाद इतनी दावतें होती हैं, सो फॉर 2-3-4 वीक्स या फॉर 2 मंथ्स ब्रेक आ भी गई, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि कि आपने वापस हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ जाना है, सो ऑब्वियसली फिर आप जाओगे। उसके अलावा देखो, वर्कआउट से तो आप कैलोरीज बर्न करते हो, आपकी बॉडी टोनिंग होती है, बट मेनली 70% ऑफ व्हाट वी आर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ईट। ट्रू। सो अगर आप अपना 1 आवर निकाल भी नहीं सक रहे जिम के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो। अच्छा, डाइट का ख्याल रखना भी सहर उतना ही मुश्किल होता है। उरूज, क्या कहेंगी फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स, क्योंकि आज हमारा ओवर आर्चिंग टॉपिक ये है कि वो लड़कियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, पहला रमज़ान है ससुराल में, वो कैसे कोप कर रहे हैं इस लाइफस्टाइल चेंज के साथ। तो अगर मिसाल के तौर पे एक लड़की ऐसी है जिसके घर में, जिसके मैके में सहरी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती थी, शी कुड ईजिली हैव जस्ट अ सीरियल या कोई ग्रैनोला बार खा लिया या इस तरह की कोई ओट्स खा लिए, लेकिन अब अचानक से ससुराल में जी सब पराठे खाते हैं, तो वो बेचारी क्या करे? आपका क्या मशवरा होगा?
वेरी वेरी ट्रिकी बिकॉज कई दफ़ा ख़ास तौर पे जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर तो खाने पीने को अगर आप इनकार कर दें तो इट्स लाइक एन इंसल्ट। हाँ। सो और आई थिंक इट इज़ ऑब्वियसली पंजाब में आपके पास एंटरटेनमेंट कोई है ही नहीं, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ आपने किसी को खुश करना है तो अच्छा खाना खिलाएं, आपने किसी से खुश होना है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको खाना खिलाया जाए। सही। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर बिलखुसूस बड़ा मुश्किल होता है। बट टू दोज गर्ल्स आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपकी मजबूरी है भी कि आप बना रहे हैं, खिला रहे हैं और खुद भी खाने की अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो कम से कम और कुछ नहीं तो क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बैठी हुई है हमारी वो बहनें जो बताती हैं डाइट के हवाले से, डाइटिशियंस वगैरह भी। तो एक चीज़ जो मैंने लर्न की है ना अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक मुसलसल प्रोसेस है, उसमें ये है कि यू च्यू व्हाट यू ईट। ये जो आप एक नवाला खाते हो उसको अगर आप 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे फिर इट डजेंट मैटर व्हाट यू ईटिंग, वो इतना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लोगों को भी ये लगेगा कि वो खा रहे हैं हमारे साथ बैठ के और पूरा साथ दे रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड ट्रिक। अच्छा, इसमें पता है राय बटी हुई भी है अरूज। कई लड़कियां इस बात पे बहुत खुश हैं कि उनका ससुराल ऐसा है जहाँ पे खाने पीने का शौक़ है, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनको पकाने का शौक़ है कि भाई कोई अप्रिशिएट करने वाला तो है, कुछ मेहनत की जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई लोग ऐसे ससुराल में भी जाते हैं जहाँ पे लोग खाने पीने के शौकीन नहीं होते। वहाँ पे क्या किया जाए सामिया, ख़ास तौर पे जहाँ अगर आपके मैके में आपको आदत थी कि जी बड़ा सा स्प्रेड माशाल्लाह इफ्तार का लगता था, रात का खाना अलग होता था, लेकिन अब आप पहुँच गए एक ऐसे ससुराल जहाँ कहते हैं जी हम तो इफ्तार करते नहीं, सिर्फ खजूर से रोज़ा खोलते हैं और डायरेक्ट खाना खाते हैं, तब लड़कियां क्या करें? अच्छा, मेरे साथ तो बिल्कुल ऑपोजिट था कि मेरे घर तो बाकायदा प्रॉपर सहरी का एहतमाम, पराठे, अंडे, शामी कबाब और बहुत सारी चीज़ें होती थी और अफ्तारी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो ये ऑपोजिट हो गया कि यहाँ पे हम 2 बजे सहरी कर लेते हैं, फिर हमसे सुबह फ़ौरन उठा नहीं जाता। तो मैं बहुत परेशान होती थी कि या अल्लाह मैं कैसे सहरी करूँ मैं तो पराठे और अंडा तो प्लेट बनाते वक्त भी बड़ी शर्म आती थी कि ये कहेंगे कैसी बहू है जो बैठ के सिर्फ खा रही है। और अफ्तारी के वक्त भी ये होता था सैंडविच बना ले, मेरे तो घर पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। पकौड़े, छोले, दही बड़े से अलावा 3-4 किस्म के पकौड़े और रोज़ाना। तो मुझे तो सब लोग जब शादी में सब आलू की बोरी भी बोलना शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ पे सैंडविच, मैक्रोनी, और मुझे होता था यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा रमज़ान है, अफ्तारी नहीं। लेकिन खैर ग्रेजुअली आपको आदत हो जाती है, जब आपको आदत हो जाती है, आप ससुराल वालों को आदत नहीं, मुझे आदत हो गई है अब। मुझे लगता है ये काफ़ी आसानी है और जो हम उससे पहले जो इतना ऑयली खाना खाते थे और इतना ज़्यादा पूरे 30 दिन या 29 दिन रोज़ों में ये पकौड़े और ये सब, ये हमारे वेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम कपड़े जो हैं वो शबान में जो है वो रजब शबान में बनवा लेते हैं। एक बात बताऊं, कई तरह के पीयर प्रेशर्स हैं। नए आपका जो पहला रमज़ान है अपने ससुराल में, उसमें सिर्फ बात ये नहीं हो रही कि आपने खाना पकाना है, क्या पकाना है, इसके अलावा जी ईद की तैयारी भी होगी। फिर जाहिर सी बात है पूरे महीने हम इबादतों का भी एहतमाम करते हैं, तो स्लीप बड़ी इफ़ेक्ट होती है। सहर क्या कहोगी, कई लड़कियों के लिए वो कहती हैं कि जी हमारे ससुराल में मिसाल के तौर पर बाजमात तरावी पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद रात इबादत होती है, फिर सुबह एक्सपेक्टेशन ये है कि जल्दी उठ के आप सहरी भी बनाएं। तो जो स्लीप अफेक्ट हो रही है उसको किस वक्त पूरा किया जाए, नींद कैसे पूरी करें? अच्छा, स्लीप का ये है कि आपका 6 to 7 hours इन अ डे कंप्लीट होनी चाहिए। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रूटीन इज़। अगर आप काम कर रहे हो एंड इफ़ यू फील यू कैन नॉट टेक अ पावर नैप, दिन में नहीं ले सकते, सो फिर आप रात को जल्दी सो जाओ एंड देन ऑब्वियसली वेक अप बिफोर सहरी एंड हैव योर सहरी और नमाज पढ़ लो। या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्लीप पैटर्न को 2 शिफ्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। सो आप 2-3 घंटा अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन को सो जाओ, वरना अगर आप रात को लेट सोने की आदत हो, नाइट आउल्स जिनको कहते हैं, सो यू नो यू कैन स्टिल स्क्वीज दैट 2-3 hours बिफोर सहरी। अच्छा, इट विल नीड अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से हम आपके लिए टिप्स लेते रहेंगे कि किस तरह हेल्दी हैबिट्स को ले आएँ, किस वक्त वॉक के लिए जाएँ। कुछ लोग सहरी के बाद वॉक पे जा रहे हैं, कुछ लोग असर के बाद वॉक पे जा रहे हैं जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड किस तरह किचन में आप अपने लिए सहूलत कर सकते हैं, कुछ प्री कुकिंग करके, कुछ प्री प्रेप्स करके। तो इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी जनाब अली, वेलकम बैक। हलचल, अगर आपने BTS देखना हो, बाय द वे प्लीज़ हेड टू माय इंस्टाग्राम। इसके अलावा शेफ़ सामिया के इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, सलमा के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। पीछे जो हलचल हो रही होती है ना, पीछे जो घपल्ले हो रहे होते हैं बल्कि रादर, वो भी आपको उसमें नज़र आएंगे। आज तो जी रेसिपी भी बड़ी अलग है जो कार्ड पे नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सलमा जी वो खुद ही आपको बताएंगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं जी उरूज नासिर, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सहर बेग एंड शेफ़ सामिया, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली, आप सबके हमारे फेवरेट, नॉट ओनली इज़ अ वेरी वेल अकम्पलिश्ड पॉप सिंगर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम उनको देखते हैं एक समाजी कारकुन के तौर पे भी, एंड ऑल्सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं अबरार उल हक। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक टू यू। कैसे हैं आप और कैसा गुजरा है रमज़ान? अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हमारा तो जरा एक्टिविटीज से भरपूर होता है। कल सहारा के लिए अभी कुछ दिनों में मोहम्मद अली सहारा के नाम से जी जी, तो इसके लिए भी करेंगे, और प्रोटेक्शन में भी राशन वगैरह और भी ढेर सारे काम होते हैं, तो बिजी होता है रमजान। बिल्कुल। अबरार की थोड़ी सी ऑडियो मेरे पास डिस्टर्ब आ रही है, इफ़ आई कुड रिक्वेस्ट कि वो फिक्स कर दें। रूज आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज हमारा जो लार्जर टॉपिक एक और लेके हम चल रहे हैं वो है बग़ैर तस्दीक के बात को आगे बढ़ाना। तो कल से हम देख रहे थे, काफ़ी परेशान कुन बात ये थी कि लाहौर से रिलेटेड जो ख़बरें आ रही थी, और फिर मैंने उसमें देखा कि इंडिया की तरफ से काफ़ी फेक डॉक्टर्ड वीडियोज़ भी आने लगी शोइंग के बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। तो अगर आपसे मैं पूछूँ इस वक्त क्या सिचुएशन है लाहौर में? नॉट ऑन बोर्ड्स, मुझे भी वही चीज़ें पता चल रही हैं। आपको पता है कि न्यूज़ में एज सच बहुत डिटेल्ड नहीं सब कुछ आ रहा, तो जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर कुछ अनरेस्ट है, बट उतना नहीं है कि जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है। सही। बट मामलात हैं थोड़े बहुत। तो गैर तस्दीक शुदा जो आपके पास ख़बरें आएँ, वीडियोज़ आएँ, उसको प्लीज़ आगे बढ़ाने से पहले अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें और समझें कि इससे हमारी ना सिर्फ अपनी सोसाइटी में अनरेस्ट फैलता है, इज़्तिराब की कैफियत बढ़ती है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा जो साख है, वो इमेज है, वो भी मुतासर होता है। अबरार, आपसे पूछना चाहूँगी कि रहमतों का, बरकतों का महीना है, ये जो इज़्तिराबी कैफियत है, लोगों के इख्तिलाफ़ात हैं, आप समझते हैं कि बातचीत से इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी हल हो जाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी अबरार। जी सदरा, एक तो जो पहले बात हो रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया कि इंसान के झूठा होने की एक है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस वक्त चल रहा है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे मुल्क को फलता फूलता नहीं देख सकते, और हमारे जो मासूम लोग हैं, जो वाकई सही मानों में उशाक के रसूल हैं, उनको उनकी एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करके और फिर लोगों को जाने उनकी लेके अनरेस्ट फैला के तो हमें बुनियादी तौर पे ख़राब करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक नाच में एक शेर लिखा, अगर आप इजाज़त दें तो वो बंद बड़ा और इनकम्पसिंग है, और उसको गौर से सुनना भी बड़ा ज़रूरी है जी। एक तो वो शुरू ऐसे होती है कि साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के जहां पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते। और पैगाम ये है इनके लिए, सबके लिए, साजिशों में भला हम आए क्यों, अपना घर इस तरह जलाए क्यों, कि आप प्यारे हैं सारी उम्मत के, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं, आप साएगा ना आया है,
ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं। अब देखिए ना कि हम अगर अपने घर जलाना शुरू करते हैं तो इसका हमें फायदा किसको होगा? इस सारी चीज का फायदा किसको होने वाला है? वही लोग जो आज आपने देखा इंडिया जो है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ गई। तो हमारे मासूम लोग जो हैं, जो अल्लाह के लिए अपने तौर पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए निकले हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि रियासत अगर मजबूत ना रहे या उसकी रिट कायम ना रहे तो फिर उन लोगों को असल में फ़ायदा होगा जिनके बारे में वो चाह रहे हैं कि जिनके खिलाफ वो अपना एहतजाज का जो अलम है वो बुलंद करे। तो ये हमें बड़ा लंबा फिक्रिया है और सोचने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इस पे काबू पा लिया जाएगा। अल्लाह ताला करम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अबरार, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब की दुआएं भी यही हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान की जो फ़िज़ा है वो कायम रहे। रोज आपसे भी पूछना चाहूँगी, ख़वातीन का क्या किरदार हो सकता है? जो घरेलू ख़वातीन हैं, देख रही हैं कि सिचुएशन हमारे सामने है, क्या ख़वातीन भी कोई इसमें रोल प्ले कर सकती हैं मुल्क की सलामती और इस अमन की फ़िज़ा को कायम रखने में? जी, आप अगर कौमों के अंदर जो रेवोल्यूशंस आए हैं उसमें अगर आप बारीक बीनी से देखें तो जो ज़्यादा अहम तरीन किरदार है वो माओं, बहनों और बेटियों का ही है। और एक घर की बुनियाद का मरकज़ होती है एक औरत। और अभी जो आज आपका टॉपिक भी है कि बग़ैर तस्दीक के बातों को आगे ना बढ़ाया जाए, तो मुझे यूँ लगता है कि बग़ैर तस्दीक के अगेन मैं कोई अगेंस्ट औरतों के बात नहीं कर रही, बट मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम ख़वातीन से कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए बग़ैर सोचे समझे ऐसे वीडियोस और ऐसी गुफ्तगू को हवा ना दी जाए आगे, क्योंकि मैं बहुत सारी अपने ग्रुप्स देखती हूँ जिसमें बग़ैर सोचे समझे चीज़ों को फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। और किसी की सुनी सुनाई वो जो एक चाइनीज़ विस्पर है, मेरा ख्याल है उसी को बारहा कुरान में ये कहा गया है कि अगर कोई तुम्हारे पास लेकर आता है, कोई बात कहता है तो उसकी तस्दीक करो और आगे जाके उसको ना बयान किया जाए। और जिस तरह से अबरारुल हक ने कहा कि बिल्कुल झूठ के मुतरादिफ है, और अगर किसी चीज़ को बयान किया जा रहा है और उसमें हकीकत नहीं है तो वो सरासर झूठ है। और उसके बारे में आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यही कहा है कि अगर मेरी उम्मत के लोग सिर्फ इस स्पिरिचुअल इलनेस और सिकनेस और डिजीज से दूर हो जाएं तो मुआशरा बेहतरीन हो जाएगा। तो औरत का बेहतरीन और अहम किरदार है। एब्सोल्युटली रोज। और दूसरी बात ये कि हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, कलमा गो हैं, नामूस रिसालत पे हम सब की जानें भी कुर्बान। तो इस बात पे तो हमें शुबा होना ही नहीं चाहिए कि हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसके इस नामूस रिसालत पे कहीं न भी हमारे दिलों में कोई अभाम होगा या हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन अबरार, जब इस चीज़ को इंस्टिगेट किया जाता है और खुदा न खास्ता इसको किसी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की लोग कोशिशें करते हैं, साजिशें करते हैं, उस वक्त एक रियासत कर क्या सकती है? जब आमने सामने या टकराव की या इस्तराब की कैफियत हो तो हमारे पास क्या उस वक्त टूल्स क्या मौजूद हैं इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? I just want to say one thing here. बहुत एक माइन्यूट सा पॉइंट है, वो ये है कि हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान करना और है, और हुर्मत रसूल पर लोगों की जानें लेना, ये दो चीजें हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो बारीक लाइन है इसको समझा जाए और किरदार से और गुफ्तार से आप करें, ना कि आप इस तरह से जो कुछ हो रहा है जाहिर है वो ठीक नहीं है और उसको हर कोई कंडेम कर रहा है। सो डेफिनेटली अबरार, आप क्या कहेंगे, रियासत के पास इस वक्त इस टेम्परेचर को बेहतर करने के लिए क्या मौजूद है टूल्स? जी, एक चीज तो अवामुल नास ये सब है के पास हुकूमतों को उन चीजों का, उन हक़ाइक़ का इल्म होता है जो आम नहीं होता। सही। हमारी दुनिया आज एक ग्लोबल जिसमें हमें थोड़ा सा अबरार की ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है। सामिया, आपसे भी अगर मैं यही सवाल करूं कि इस वक्त कई लोग, यानी रात को जिस तरह की खबरें आ रही थी, अभी सलमा ने भी जिक्र कर दिया था कि हमें लग रहा है स्ट्राइक की सी सिचुएशन है, बट वी आर ऑल आउट, अमन व अमान का कोई मसला नहीं है, कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, आप अपने काम खुश उसलूबी से कर सकते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को इस पॉइंट पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो बगैर तस्दीक किए कोई भी बात, कोई भी वीडियो, इनफैक्ट किसी दूसरे मुल्क की भी वीडियो होती है, उसका
का जो है कंटेंट चेंज करके और हम उसको बज़िद होते हैं कि ये हमारे मुल्क में ही हुआ है, और उसके बाद एक नॉन स्टॉप जो नेगेटिव कमेंटिंग स्टार्ट हो जाती है लोगों की, जो बिला समझ लोग जो होते हैं उनकी अपनी एक राय होती है। हमें हालात को देखना चाहिए। बाज़ों का सोशल मीडिया या आपके जो सोशल मीडिया चैनल हैं वो इस किस्म की चीज़ों को पोर्ट्रे भी करते हैं, हिफाजती तौर पे भी कह सकते हैं और गैर हिफाजती तौर पे भी कह सकते हैं। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था आज से कोई 10 साल पहले कि मैं एक कराची किसी एक ख़ास शहर पे थी और एक एरिया में थी और मैं वहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे मेरी अम्मी की कॉल आई। उन्होंने ये कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वहाँ कहीं पे भी नहीं था। तो उसके बाद पता चला कि वो एक सिलेंडर था जो फटा था। तो ये जो एक थोड़ी सी देर के लिए जो एक तकलीफ मेरी अम्मी है परेशान अच्छा, था, ये ये जैसे चीज़ आप होती है। कह रहे हैं जिस तरह फेक न्यूज़ होती है ना, वो बड़ी अनफॉर्चुनेटली हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं उरूज भी और अबरार भी, लेकिन ज़रा बढ़ते एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। उससे पहले ज़रा सलमा के पास आ जाया जाए। सलमा, आप भी हम सब ऑफ कोर्स इसी सिनेरियो में हैं, तो क्या सोचती हैं इन टॉपिक्स के बारे में? मैं सिर्फ एक बात आपके थ्रू ये बात कह दूं, मैं हमेशा प्रैक्टिकली आपसे एक बात करती हूँ, नॉर्मल सी बात। इस अंगूठे का क्या मतलब है? ये शहादत की गवाही देने का क्या मतलब है? जब हम अपनी तस्वीरों पे किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आई और उसके नीचे हम जल्दी से लाइक करते हैं ना, और उसके बाद हम उसे शेयर करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब है हम शहादत की गवाही दे रहे हैं और इसके हम जवाबदेह हैं। इसका मतलब है कि हमने तस्दीक की है, और इससे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी होती है और बहुत सी माएँ परेशान भी होती हैं। मेरे जैसी माँ भी परेशान होती है, अल्लाह खैर मेरी बेटियाँ किधर हैं, मेरा बेटा किधर है। तो प्लीज़ काइंडली इंतशार फैलाने वालों में से मत होइए, फसाद फैलाने वालों में से मत होइए। तो ये सोचिए, अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने लोगों के लिए सोचिए। और मेरे ब्रेड पकौड़ास बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, 2 ऑलरेडी फ्राई भी हो चुके हैं, सो इसको बड़ा सिंपल है मेरे ख्याल में बनाना। यू हैव द ट्रायंगल्स आर हियर, जैसी मर्जी शेप दे दें, राउंड दे दें या कुछ भी। मैंने जिमल को देख के मैंने फटाफट ट्रायंगल्स काटे हैं कि मैं कहा चलो उससे अच्छे लगेंगे। और आपने आलू बना लिया, आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। आपने बेसन घोल लिया, थोड़ा सा अंडा बीच में डाल लिया, तो बस उसके साथ आप अच्छा वेरी क्विकली आपको दिखा दें कि वो हलीम भी ज़रा उसका बस हलीम बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अच्छा, हलीम बनाने की वजह भी ये थी, मुझे जब मैं लाइव गई और मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा आपकी हलीम बहुत मशहूर है, तो आप प्लीज़ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर लें। चलें क्विकली इसकी रेसिपी बता दें। ये क्विक मिक्स्ड हलीम है। अच्छा, हलीम के लिए हम वापस आएंगे। सलमा, आपके पास ओए होए, ये तो पीछे से इसने रेड हो गया, रंग ज़्यादा बदल लिया, लेकिन कोई बात नहीं जी, इसको हम सही करते हैं। दूसरा ये कि शेफ़ सामिया हमारे साथ हैं, सहर हमारे साथ हैं। अच्छा जी, बात हम कह रहे हैं बग़ैर तस्दीक की कोई भी बात को आगे ना बढ़ाई जाए। बाय द वे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन पर लागू होती है, सिर्फ सियासी और मुल्की हालात ही नहीं। कई दफ़ा हम जो टोटके बता रहे होते हैं दूसरे को, वो भी गलत होते हैं कि जी सुबह सुबह सिरका पी लें और नींबू को डायरेक्ट मुंह पे लगा लें। ये सब भी गलत चीज़ें हैं, गैर मुस्तनद हैं और इससे कई लोगों का नुकसान हुआ है। सर, दे यूज्ड टू बी अ टाइम जब लोगों ने पता नहीं 5-6 क्रीम्स मिलाकर अपने आप को, अपने खुद ही स्किन कंडीशंस को बेहतर करने की कोशिश की हुई थी। तो आप क्या समझती हैं जब आपके क्लाइंट्स आते हैं और आप उनको अनलर्न करने को कहती हैं कि भाई ये टोटके, ये तरकीबें, ये काम नहीं करेंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, वर्जिश भी करनी पड़ेगी और खाना कम खाना पड़ेगा वज़न लूज़ करने के लिए, मानते हैं आपकी बात? मैं कोशिश करती हूँ कि वो माने, बिकॉज उसमें यह है कि जैसे जो इंफॉर्मेशन फेक जो चल रही होती है, हेल्थ एंड फिटनेस का भी है। कुछ लोग कहेंगे रमज़ान में वर्कआउट नहीं करना, तो वही सारी ख़वातीन एंड ऑब्वियसली एवरीवन एल्स सारा फैला देंगे ना। सो देन द क्लाइंट्स वुड कम अप टू मी एंड आस्क के सहर क्या, लाइक हम नहीं करें, क्या करें, कम खाएं, ये करें। सो आई टेल देम कि रीड एज मच एज यू कैन। लेकिन हमारे देखने वालों को सहर क्या मशवरा दोगी, क्योंकि ये वाकई कई लोगों के जहन में बात रहती है कि जब आपने 14-15 घंटे का रोज़ा रखा हुआ है तो कोई टाइम ही नहीं है। यानी रोज़ा रख के अगर फ़ौरन यानी सहरी के बाद अगर एक्सरसाइज करते हैं तो खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। रोज़ा खोल के बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, रोज़ा खोलने से पहले भी एनर्जी डाउन होती है। तो कितनी एक्सरसाइज करें, ना करें और कितना टाइम? अच्छा, इसमें यह है कि ऑब्वियसली जब आप रोज़ा रखते हो तो आप एक फास्टिंग विंडो में चले जाते हो फॉर अ व्हाइल, राइट, 16-17 आवर्स। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप सहरी के बाद आप वर्कआउट करो, लाइक सुबह या आफ्टरनून में, बिकॉज ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेट होगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में रोज़ा खोल के कर लेना सबसे बेहतर है। ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाएगा। अबरार, आपसे एक छोटा सा सवाल बिफोर वी हेड फॉर द ब्रेक, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गैर तस्दीक की कोई खबर आगे ना बढ़ाई जाए। सबसे ज़्यादा मज़हका खेज़ या सबसे ज़्यादा शॉकिंग खबर अपने बारे में आपने कभी क्या सुनी है जो आपको पता है कि वो बिल्कुल फेक है लेकिन वो काफ़ी गर्दिश कर गई थी? ऐसी कोई खबर थी?
मुझसे पूछते हैं। जी जी अच्छा, या बिल्कुल मुझे याद है। जी। मेरे बारे में का खेज खबर ये थी कि अबरार जो है वो क्रिश्चियन हो गया है, और आप यकीन करें कि पूरी Oh my दुनिया God. में जंगल की आग की तरह फैल गई खबर, और मुझे हर जगह जाके ये कहना पड़ रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं किस किस को कहता, आप वुड यू बिलीव? अच्छा, सोशल मीडिया पे भी एक जंग शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा ये हो गया है, बता नहीं रहा। अच्छा। और फिर कुछ लोग कहे हाँ हाँ अबरार, बताना ना किसी को, बताना ना। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहीं मुर्तद है, मार देना चाहिए। अब इसमें मैंने कहा या अल्लाह, अब इसका मैं क्या करूं? मैंने फिर, मुझे याद है हामिद मीर साहब का एक प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर चलता था, मैं उसमें बैठा, मैंने उसमें आके मैंने कहा देखें, मेरी ये ख्वाहिश है और हम सब की होती है कि अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारी जुबान पे कलमा हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मैंने बहाने बहाने से कलमा शरीफ भी वहाँ पे पढ़ दिया, और मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। लेकिन तो अबरार, ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये वाकई ये बड़ी तकलीफ़देह बात है कि किसी के बारे में भी हम गैर मुस्तनद ऐसी बातें फैलाते हैं। आपके पास तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैड द रीच एंड द प्लेटफॉर्म कि आपने उसको रेमेडी कर लिया। कई लोग इसको अपना वर्जन तो बयान भी नहीं कर पाते, और यकीनन आपसे पूछताछ होगी जो लोग इस तरह की गैर मुस्तनद ख़बरें फैलाते हैं कि अगर आपने किसी को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला, उसकी जान और माल को ख़तरे में डाला ऐसी बात करके, तो खुदारा ऐसी चीज़ों से गुरेज़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार हमारे साथ मौजूद थे, सहर बेग हमारे साथ थी, शेफ़ सामिया हमारे साथ थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। शेफ़ उरूज हमारे साथ अभी, शेफ़ उरूज बना दिया, देखो उरूज तुम्हें मैंने, उरूज हमारे साथ फिर भी मौजूद होंगी और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान रहमत।